हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। लेकिन उससे पहले अभी तक मेरे इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक पुष्प के फिगर को समझनी होगी, ठीक है। इस पुष्प के फिगर में सभी पुष्प के भाग को नाम के द्वारा दर्शा दिए हैं और बारी बारी से देखेंगे कि किस भाग का क्या नाम है। जिनको ये फिगर में संरचनाएं समझ में आ जाएगी उनको यहाँ पे पॉइंट समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले हम लोग पुष्प के सभी भागों को समझ लेते हैं कि पुष्प के कौन से भाग का क्या नाम है। तो पुष्प में चलेंगे, सबसे नीचे की ओर शुरू करते हैं, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे पुष्प का चित्र है। पुष्प में सबसे नीचे की ओर देख रहे हैं कि यहाँ पे पतले और डंटी नुमा संरचनाएं हैं जिसे वृंत कहते हैं, ठीक है। पुष्प में नीचे जो पतली संरचनाएं होती है उसे वृंत कहते हैं। और वृंत ऊपर की ओर फूली संरचनाएं होती है। वृंत में ऊपर की ओर फूली हुई संरचनाएं होती है जिसे पुष्पासन कहते हैं। और यही पुष्पासन से पुष्प की सारी पंखुड़ियां जुड़ी होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि पुष्पासन के ऊपर यहाँ पर एक अंडाकार है ना, यहाँ पर नीचे की ओर अंडाकार और ऊपर की ओर पतली संरचनाएं गई है ना, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर 3 प्रकार की होती है। जब पॉइंट यहाँ पे डील करेंगे तो हम वो तीनों पॉइंट को समझा देंगे। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पुष्पासन के ऊपर नीचे की ओर अंडाकार और ऊपर की ओर पतली संरचनाएं गई है ना, उसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। और स्त्री केसर के दोनों तरफ पतली पतली जो संरचनाएं दिख रही है, आपको यहाँ पे फिगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए, जरूर दिखेगा। स्त्री केसर के दोनों तरफ जो पतली पतली संरचनाएं हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, है ना। और ये पुंकेसर 2 प्रकार की होती है। जब पॉइंट यहाँ पे डील करेंगे तो दोनों पॉइंट को देख लेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिए कि स्त्री केसर के दोनों तरफ जो पतली संरचनाएं हैं उसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार, पुष्प के सबसे नीचे पतली संरचनाएं होती है उसे वृंत कहते हैं। अब वृंत में ही ऊपर की ओर जो फूली हुई संरचनाएं होती है उसे पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के ऊपर नीचे की ओर अंडाकार और ऊपर की ओर पतली संरचनाएं गई होती है उसे स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के दोनों तरफ ये पतली पतली जो संरचनाएं निकलती है उसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। ये था चित्र में मुख्य भाग। पुष्प में जो भी मुख्य भाग होते हैं वो ये 4 प्रकार के यहाँ पे बता दिए। ऐसे भी बोला गया है कि यहाँ पे एक समान पुष्प है ना, एक समान पुष्प के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक समान पुष्प के 4 प्रकार होते हैं। बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, चयान। अगर एक पुष्प को ले लिया जाए तो उसको बांटा जाता है कितने भागों में? 4 भागों में। बाह्यदल जो बाहर की होती है, दलपुंज जो बाह्यदल को छोड़कर बाकी जो पंखुड़ियां बच जाती है उसे दलपुंज कहते हैं। पुमंग जो नर का भाग होता है और जायांग जो मादा का भाग होता है। तो यहाँ पे 4 भागों में बांट दिया गया है, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ठीक है। अब इसी में से पुष्प में 4 भाग में से 2 भाग बाह्यदल और दलपुंज है ना, ये दोनों को सहायक अंग बोला जाता है। और बच गया 2 जायांग और पुमंग, ये दोनों को आवश्यक अंग बोला जाता है, ठीक है। तो सहायक अंग है यानी कि बाह्यदल। यहाँ पे देखिए ये जो बाह्यदल हुआ पुष्प के सबसे बाहरी पंखुड़ी है ना, उसे बाह्यदल। अब बाह्यदल को छोड़कर बाकी जो सभी पंखुड़ियां बच गए उसी को क्या बोलते हैं? दलपुंज, ठीक है। तो इसमें से पुष्प के 4 भाग है, 4 भाग में से 2 भाग बाह्यदल और दलपुंज, ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों का काम क्या है कि पुष्प को आकर्षक बनाता है और आकर्षक बनाने के साथ साथ क्या करता है? तो आवश्यक अंग यानी कि जायांग और पुमंग को रक्षा भी करता है। यानी हम लोग कोई भी फूल देखते हैं ना तो जो लाल पीयर जो दिखता है वो क्या होता है? वो बाह्यदल ही होती है, यानी वो पंखुड़ियां ही होती है जो लाल पीयर रंग बिरंग दिखाई देती है। तो बाह्यदल 2 प्रकार के हो गया। बाहर की 2 भाग है जिसे बाह्यदल और एक दलपुंज। एक इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहायक अंग, यानी ये सहायता करता है। 2 और बच गया, जायांग और पुमंग, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवश्यक अंग कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था 4 प्रकार के, बाह्यदल, दलपुंज है ना, पुमंग, जायांग, ठीक है। पुष्प में सहायक अंग किसे बोला गया है? तो पुष्प में सहायक अंग बाहर भाग जो 2 पाया जाता है, एक बाह्यदल एक दलपुंज, उसे क्या कहते हैं? सहायक अंग, ठीक है। उसके बाद बोला गया आवश्यक अंग। तो पुष्प में आवश्यक अंग किसे बोला जाता है?
तब पुष्प में आवश्यक अंग पुमंग और जयांग को बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बताए हैं, है ना। पुष्प में सहायक अंग किसे, तो वाह दल और दल पुंज को। आवश्यक अंग किसे बोला गया है, तो जयांग और पुमंग को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एक लिंगी और दो लिंगी पौधे, यानी एक लिंगी पौधे और दो लिंगी पौधे क्या होता है, तो जिनमें, है ना, जिसमें नर और मादा में से कोई एक ही लिंग पाया जाता है उसे एक लिंगी बोलते हैं, और जिनमें दोनों पाया जाता है, यानी नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाता है, उसे द्विलिंगी या तो उभय लिंगी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया, एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी जिसमें केवल नर का भाग पाया जाएगा, है ना, मादा का भाग नहीं, तो उसे एक लिंगी बोलेंगे, और जिसमें दोनों पाया जाएगा उसे द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पुंकेसर। हम यहाँ बता रहे थे ना कि पुंकेसर दो भाग होता है ना। तो पुंकेसर के कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं, परागकोश और तंतु। यहाँ पर देखिए, ये जो स्त्री केसर के बगल में जो लंबी लंबी संरचना है उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, परागकोश और तंतु, है ना, परागकोश और तंतु। और ये जो पुंकेसर है यहाँ से, यहाँ जो है पुष्पासन है, पुष्पासन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि पुष्पासन से जुड़ी एक लंबी संरचनाएं पतली लचीली एवं धागे नुमा संरचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुष्पासन से एक पतली संरचनाएं होती है जो लचीली होती है ना, लंबी होती है, पतली होती है, डोरे के समान होती है, जिसे क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और यह तंतु के शीर्ष पर, यानी कि तंतु के सबसे ऊपरी शीर्ष भाग में एक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, परागकोश, है ना। अब परागकोश में ही परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। कभी देखिए, आप देखे होंगे, है ना, कि पुष्प के इस परागकोश को हाथ से जब टच किया जाता है तो हाथ में पीला पीला कण लग जाता है ना। वो पीला पीला कण क्या होता है, तो ही परागकोश से जो निकलता है ना परागकण, वही परागकण होता है। और वही परागकण क्या करता है, जाकर के वर्तिका काग्र से मिलता है तो जो निषेचन की क्रिया होती है। तो समझ में आ गया, पुंकेसर के दो भाग, तंतु और परागकोश। ठीक है, तंतु क्या है, तो पुष्पासन से जुड़ी एक लंबी संरचनाएं होती है जो पतली लचीली एवं धागेनुमा संरचनाएं होती है, जिसे तंतु कहते हैं। और ही तंतु के शिखर पर, यानी कि ऊपर एक चपटी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश से ही परागकण निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या, स्त्री केसर, है ना। यहाँ पे बताया था ना, पुष्पासन के ऊपर नीचे की ओर अंडाकार और ऊपर की ओर पतली संरचनाएं हैं, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। यह स्त्री केसर तीन प्रकार की होती है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वही यहाँ पर लिख दिए हैं, स्त्री केसर तीन प्रकार की होती है, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो अंडाशय क्या है, तो अंडाशय पुष्पासन से जुड़ी हुई वैसी संरचनाएं होती है जो ऊपर की ओर पतली संरचनाएं बना देती है ना। नीचे यहाँ पे होती है क्या, नीचे अंडा के आकार की होती है, जिसे अंडाशय कहते हैं, और ऊपर यही पतली संरचनाएं चली जाती है, जिसे यहाँ से यहाँ पतली संरचनाएं आई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, अंडाशय नीचे की ओर, यहाँ जो अंडा आकार का है, और ये अंडाशय से पतली संरचनाएं ऊपर की ओर गई है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वर्तिका। अब वर्तिका के शीर्ष पर एक चपटी संरचनाएं पाई जाती है, जो देखिए यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, और परागकोश से परागकण निकल कर और यहाँ पे वर्तिका से ही क्या करती है, आकर मिलती है। यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे यहाँ पे परागकोश से निकला हुआ परागकण किसी भी कारणवश से, ठीक है, बताएंगे कैसे, वो पढ़ेंगे ना, स्वपरागन परपरागन, उसमें बताएंगे कैसे निकलती है। बस यहाँ समझिए कि परागकोश से जब परागकण निकल कर किसी कारणवश और यहाँ पे वर्तिका से आकर क्या होती है, मिलती है, यानी यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके कारण परागकण इसी में आकर के सट जाती है, इस नली के द्वारा यहाँ पे अंडाशय में नीचे की ओर आ जाती है, तब जाकर के बीज और फल का निर्माण होता है। तो समझ में आया, यहाँ पे स्त्री केसर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के हैं। ठीक है ना, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। यहाँ फिगर पे समझ लीजिए, स्त्री केसर तीन प्रकार के, ये जो नीचे हो गया अंडाकार, ये हो गया अंडाशय, इससे जो लंबी संरचनाएं गई है इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर यहाँ माथा पर, शीर्ष पर जो चपटी संरचनाएं पाई जाती है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे कि बीजांड, है ना, यहाँ पे अंडाशय में ही क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है। अब बीजांड में क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश में क्या होता है, मादा युग्मक अंडाणु पाई जाती है। समझ में आया,
अंडाशय में बीजांड पाई जाती है और बीजांड में ही भ्रूणकोश का विकास होता है। और भ्रूणकोश यानी जिसमें मादा युग्मक अंडाणु पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग को कैसी ये वीडियो लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा